नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हो, हम आपके लिए एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं। और वैसे ही आज हम आधुनिक काल भाग 3 आधुनिक काल से संबंधित यह तीसरी वीडियो है, जिसमें हम आधुनिक काल का गद्य साहित्य विस्तृत से जानने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आधुनिक काल का जो गद्य साहित्य है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और अपने इस हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का पूरा अध्ययन करें दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं अपने अध्याय को। तो आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य। तो हिंदी गद्य के आरंभ के संबंध में विद्वान एक मत नहीं हैं। कुछ 10वीं शताब्दी मानते हैं, कुछ 11वीं शताब्दी और कुछ जो है वो 13वीं शताब्दी जो है। राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में हमें गद्य के प्राचीनतम प्रयोग मिलते हैं। राजस्थानी गद्य की समय सीमा 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तथा ब्रज गद्य की सीमा 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य ही हिंदी गद्य की शुरुआत हुई थी। खड़ी बोली के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा में होते हैं। अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य साहित्य के विकास को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। हिंदी गद्य के विकास को विभिन्न सोपानों में विभक्त किया जा सकता है। तो इसका एक बार और अध्ययन कर लेते हैं कि हिंदी गद्य के आरंभ के संबंध में विद्वानों का एक मत नहीं है। कुछ 10वीं शताब्दी, कुछ 11वीं शताब्दी और कुछ 13वीं शताब्दी जो है वो इस काल का समय मानते हैं। राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में हमें गद्य के प्राचीनतम प्रयोग मिलते हैं। राजस्थानी गद्य की समय सीमा 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तथा ब्रज गद्य की सीमा 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य ही हिंदी गद्य की शुरुआत हुई थी। खड़ी बोली के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित जो है चंद छंद वर्णन की महिमा जो है ग्रंथ लिखा गया है। अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य साहित्य के विकास को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। हिंदी गद्य के विकास को विभिन्न सोपानों में विभक्त किया जा सकता है। और जो जानकारी अगले बिंदु में हम प्राप्त करेंगे उसकी ओर प्रकाश डाल लेते हैं। तो यह 5 युगों में बांटा गया है आधुनिक गद्य साहित्य। तो पहला है पूर्व भारतेंदु युग यानी प्राचीन युग। इसका समय 13वीं शताब्दी से जो है 1868 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा है भारतेंदु युग नवजागरण काल। भारतेंदु युग इसको नवजागरण काल से भी संबोधित किया जाता है और इसकी समय सीमा 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। अगला है तीसरा द्विवेदी युग। इसकी समय सीमा 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी मानी जाती है। और नंबर 4 है शुक्ल युग छायावादी युग, यानी शुक्ल युग को छायावादी युग भी माना जाता है और इसकी समय सीमा जो है वो 1922 ईस्वी से जो है 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। अगला जो 5वां है शुक्लोत्तर युग। इसको छायावादी उत्तर युग भी कहा जाता है और इसकी समय सीमा जो है 1938 ईस्वी से अब तक मानी जाती है। तो आधुनिक जो गद्य काव्य है, गद्य साहित्य है, उसको 5 कालखंडों में इन्होंने बांटा है, जो पांचों आपके सामने हैं। ठीक है, पहला पूर्व भारतेंदु युग जिसको प्राचीन युग कहा गया और 13वीं शताब्दी से
1868 ईस्वी इसका समय सीमा निर्धारित किया गया है। दूसरा है भारतेंदु युग, इसको नवजागरण काल युग भी कहा गया और इसकी समय सीमा 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना गया है। तीसरा जो है द्विवेदी युग, इसको 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक माना गया। और नंबर 4 है शुक्ल युग, जिसको छायावादी युग भी कहा जाता है और इसको 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना गया। पांचवा है शुक्लोत्तर युग, जिसको छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है और उसकी समय सीमा जो है 1938 ईस्वी से अब तक जो है मानी जाती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसमें से हर बार परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको और इसको अच्छे से याद करना है। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो अगला बिंदु हमारे सामने है, हिंदी गद्य के उद्भव को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान हिंदी गद्य की शुरुआत 19वीं सदी से मानते हैं, जबकि कुछ अन्य हिंदी गद्य की परंपराओं को 11वीं-12वीं शताब्दी तक ले जाते हैं। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य की निम्न परंपराएं मिलती हैं। तो कौन कौन सी परंपरा है? पहली है राजस्थानी में हिंदी गद्य। राजस्थानी गद्य के प्राचीनतम रूप 10वीं शताब्दी के दान पत्रों, पट्टे, परवानों, टीकाओं व अनुवाद ग्रंथों में देखने को मिलता है। आराधना, अतियार, बाल शिक्षा, तत्व विचार, धनपाल कथा आदि रचनाओं में राजस्थानी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग दृष्टिगत होते हैं। दूसरा है मैथिली में हिंदी गद्य कालक्रम की दृष्टि से राजस्थानी के बाद मैथिली में हिंदी गद्य के प्रयोग दृष्टिगत होते हैं। मैथिली में प्राचीन हिंदी गद्य ग्रंथ ज्योतिश्वर की रचना वर्ण रत्नाकर हैं, यानी हिंदी ग्रंथ जो है गद्य ग्रंथ ज्योतिश्वर की जो रचना की है वो वर्ण रत्नाकर ने की है। इसका रचना काल जो है 1324 ईस्वी माना जाता है। तो यह बिंदु आपको याद रखने हैं दोनों। चलिए एक बार और इस पर प्रकाश डाल लेते हैं। तो हिंदी गद्य के उद्भव को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान हिंदी गद्य की शुरुआत 19वीं सदी से मानते हैं, जबकि कुछ अन्य हिंदी गद्य की परंपराओं को 11वीं-12वीं शताब्दी तक ले जाते हैं। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य की निम्न परंपराएं मिलती हैं। कौन कौन सी परंपरा हैं? पहली है राजस्थानी में हिंदी गद्य। राजस्थानी गद्य के प्राचीनतम रूप 10वीं शताब्दी के दान पत्रों, पट्टे, परवानों, टीकाओं व अनुवाद ग्रंथों में देखने को मिलता है। आराधना, तियार, बाल शिक्षा, तत्व विचार, धनपाल कथा आदि रचनाओं में राजस्थानी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग दृष्टिगत होते हैं। दूसरा है मैथिली में हिंदी गद्य कालक्रम की दृष्टि से राजस्थानी के बाद मैथिली में हिंदी गद्य के प्रयोग दृष्टिगत होते हैं। मैथिली में प्राचीन हिंदी गद्य ग्रंथ ज्योतिश्वर की रचना वर्ण रत्नाकर ने की और इसका जो रचना काल है वह 1324 ईस्वी सन माना जाता है। तो यह सारी जानकारी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अगला बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो अगला बिंदु हमारे सामने आ चुका है तीसरा। तो ब्रज भाषा में हिंदी गद्य की प्राचीनतम रचनाएं 1513 ईस्वी से पूर्व की प्रतीत नहीं होती। इसमें गोस्वामी विट्ठलनाथ कृत श्रृंगार रस मंडन, यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक, चतुर्भुज दास कृत षड्ऋतु वार्ता, गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, गोस्वामी हरिराम कृत कृष्णावतार स्वरूप निर्णय और 7 स्वरूपों की भावना, 12 निकुंज की भावना, नाभादास कृत अष्टयाम, वैकुंठ मणि शुक्ल कृत अगहन महात्म्य, वैशाख महात्म्य तथा लल्लूलाल कृत माधव विलास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। नंबर 4 है दक्षिणी में हिंदी गद्य
गेसुद राजकृत मेराजुल आसिकनी तथा मुल्ला वजही कृत सब रस में प्राचीन दक्षिणी हिंदी गद्य रूप को देखा जा सकता है। तो यह चारों बिंदु आपको याद रखने हैं। चलिए एक बार और इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो ब्रजभाषा में हिंदी गद्य, ब्रजभाषा में हिंदी गद्य की प्राचीनतम रचनाएं जो हैं वो 1513वीं ईस्वी से पूर्व की प्रतीत नहीं होती। इसमें गोस्वामी विट्ठलनाथ कृत श्रृंगार रस मंडन, यमुनाष्टक, रव रत्न सटीक और चतुर्भुज दास कृत षड ऋतु वार्ता, गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, गोस्वामी हरिराम कृत कृष्णावतार स्वरूप निर्णय और सातों स्वरूपों की भावना, 12 निकुंज की भावना, नाभादास कृत अष्टयाम, वैकुंठ मणि शुक्ल कृत अगहन महात्म्य, वैशाख महात्म्य तथा लल्लूलाल कृत माधव विलास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दक्षिणी में हिंदी गद्य गेसुद राजकृत मेराजुल आसिकनी तथा मुल्ला वजीही कृत सब रस में प्राचीन दक्षिणी हिंदी गद्य रूप को देखा जा सकता है। यह 19वीं शताब्दी से पहले का जो हिंदी गद्य है उसके विषय में हमने चर्चा की है। और आगे हम चलते हैं और देखते हैं आगे क्या जानकारी हमको प्राप्त होती है। अगला बिंदु है भारतेंदु पूर्व युग, यानी भारतेंदु युग से पहले का जो हमारा साहित्य है। तो खड़ी बोली हिंदी में गद्य का विकास 19वीं शताब्दी के आसपास हुआ। इस विकास में कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने 1829 में बंगदूत नामक पत्र हिंदी में निकाला। इसके पहले ही 1926 में कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से निकाला। इसी समय गुजराती भाषी आर्य समाज संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। तो ये जो बिंदु है भारतेंदु पूर्व युग, इसमें से कई प्रश्न दोस्तों यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में पूछे जा चुके हैं, तो यह सारे आपको याद रखना है। चलिए एक बार और अध्ययन कर लेते हैं इस बिंदु का। तो खड़ी बोली हिंदी में गद्य का जो विकास है वो 19वीं शताब्दी के आसपास हुआ। इस युग में कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने 1829 में बंगदूत नामक पत्र हिंदी में निकाला। इसके पहले ही 1926 में कानपुर में पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से निकाला। इसी समय गुजराती भाषी आर्य समाज संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जो है सत्यार्थ प्रकाश जो है हिंदी में निकाला। तो यह सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। अब हम भारतेंदु युग के ऊपर चर्चा करेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र पत्रिका निकाली। साथ ही अनेक नाटकों की रचना की। उनके प्रसिद्ध नाटक हैं चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। ये नाटक रंगमंच पर भी बहुत लोकप्रिय हुए। इस काल में निबंध नाटक, उपन्यास तथा कहानियाँ की रचना हुई। इस काल के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी उपाध्याय, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन यह महत्वपूर्ण रहे। आगे चलते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850-1885 को हिंदी साहित्य का आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र पत्रिका का संपादन किया। अनेक नाटकों की रचना की। अनेक प्रसिद्ध नाटक हैं चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। और ये नाटक जो हैं रंगमंच पर जो है बहुत लोकप्रिय हुए। इस काल में निबंध नाटक, उपन्यास तथा कहानियाँ
की रचना हुई। इस काल के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन और जी जो है लाला निवास दास, बाबू देवकीनंदन खत्री और किशोरी लाल गोस्वामी आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें से अधिकांश लेखक जो हैं होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र युग में जो है, भारतेंदु युग में जो अधिकांश लेखक थे वो लेखक के साथ साथ जो है पत्रकार भी थे। ठीक है। श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है। तो श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है। कुछ विद्वान श्रद्धाराम फुलेरी के उपन्यास भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। बाबू देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता तथा चंद्रकांता सप्तति आदि इस युग के प्रमुख उपन्यास हैं। ये उपन्यास इतने लोकप्रिय हुए कि इनको पढ़ने के लिए बहुत से हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। इस युग की कहानियों में शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना महत्वपूर्ण है। तो इस बिंदु में हमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। तो यह सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है क्या कि श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं और कुछ विद्वान श्रद्धाराम फुलेरी के उपन्यास भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। बाबू देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता तथा चंद्रकांता सप्तति आदि इस युग के प्रमुख उपन्यास हैं। ये उपन्यास इतने लोकप्रिय हुए कि इनको पढ़ने के लिए बहुत से जो हिंदी भाषी कवि थे उन्होंने हिंदी सीखी। इस युग की कहानियों में शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है जिन्होंने राजा भोज का सपना लिखा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। तो यह आपको याद रखना है क्या कि शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा लिखा गया राजा भोज का सपना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो भारतेंदु युग में रहा है। तो यह सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला बिंदु कौन सा है। तो अब हम द्विवेदी युग का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया। सन 1903 ईस्वी में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला। उन्होंने खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को स्थिर किया और पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों के एक बड़े समुदाय को खड़ी बोली में लिखने को प्रेरित किया। इस काल में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक एवं समालोचना का अच्छा विकास हुआ। इस युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त और अध्यापक पूर्ण सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। इनके निबंध गंभीर, ललित एवं विचारात्मक हैं। किशोरी लाल गोस्वामी और बाबू गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों में मनोरंजन और घटनाओं की रोचकता है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है क्या कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही जो है द्विवेदी युग रखा गया। और सन 1903 ईस्वी में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का जो संपादन भार था वो संभाला। उन्होंने खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को स्थिर किया और पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों के एक बड़े समुदाय को खड़ी बोली में लिखने को प्रेरित किया। इस काल में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक एवं समालोचना का अच्छा विकास हुआ। इस युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त और अध्यापक पूर्ण सिंह का नाम जो है उल्लेखनीय है। ये सारे क्या हैं? द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। कौन कौन से प्रसिद्ध निबंधकार हैं? कौन कौन से हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त और अध्यापक पूर्ण सिंह। ये सारे क्या हैं दोस्तों? द्विवेदी युग के
प्रमुख निबंधकार हैं। आगे देखेंगे, इनके निबंध गंभीर, ललित एवं विचारात्मक हैं। किशोरी लाल गोस्वामी और बाबू गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों में मनोरंजन और घटनाओं की रोचकता है। तो किशोरी लाल गोस्वामी और बाबू गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों में जो है मनोरंजन और घटनाओं की रोचकता हमको देखने को मिलती है। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं और अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास जो है द्विवेदी युग में ही शुरू हुआ। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को कुछ विद्वान हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। अन्य कहानियों में बंग महिला की दुलाई बाली और शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय, प्रसाद जी की ग्राम और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था महत्वपूर्ण है। समालोचना के क्षेत्र में पदम सिंह शर्मा उल्लेखनीय हैं। हरिओद शिवनंदन सहाय तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा कुछ नाटक लिखे गए। इस युग के कई संपादकों का जन्म हुआ। पंडित ईश्वर प्रसाद शर्मा ने आधा दर्जन से अधिक पत्रों का संपादन किया। शिव पूजन सहाय उनके योग्य शिष्यों में शुमार हुए। इस युग में हिंदी आलोचना को एक दिशा मिली। इस युग ने हिंदी के विकास की नींव रखी। यह कई मायनों में नई मान्यताओं की स्थापना करने वाला युग रहा। तो यह सारी जानकारियाँ आपको याद रखनी है। चलिए एक बार और इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो हिंदी कहानी का वास्तविक विकास जो है द्विवेदी युग से ही शुरू हुआ और किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को कुछ विद्वान हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। अन्य कहानियों में बंग महिला की डुलाई वाली, शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय, प्रसाद जी की ग्राम और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था महत्वपूर्ण रही है। समालोचना के क्षेत्र में पदम सिंह शर्मा उल्लेखनीय हैं। हरिओद शिवनंदन सहाय तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा कुछ नाटक लिखे गए। इस युग के कई संपादकों का जन्म हुआ। पंडित ईश्वर प्रसाद शर्मा ने आधा दर्जन से अधिक पत्रों का संपादन किया। शिव पूजन सहाय उनके योग्य शिष्यों में शुमार हुए। इस युग में हिंदी आलोचना को एक दिशा मिली। इस युग ने हिंदी के विकास की नींव रखी। यह कई मायनों में नई मान्यताओं की स्थापना करने वाला युग माना जाता है। ठीक है, तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अब हम शुक्ल युग के ऊपर चर्चा करेंगे और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो गद्य के विकास में इस युग का विशेष महत्व है। पंडित रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 ने निबंध, हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना के क्षेत्र में गंभीर लेखन किया। उन्होंने मनोविकारों पर हिंदी में पहली बार निबंध लेखन किया। साहित्य समीक्षा से संबंधित निबंधों की भी रचना की। उनके निबंधों में भाव और विचार अर्थात बुद्धि और हृदय दोनों का समन्वय है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया उनका इतिहास आज भी अपनी सार्थकता बनाए हुए है। जायसी, तुलसी और सूरदास पर लिखी गई उनकी आलोचनाओं में भावी आलोचकों का मार्गदर्शन किया। इस काल के अन्य निबंधकारों में जनेन्द्र कुमार जैन, सियाराम शरण गुप्त, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी और जयशंकर प्रसाद आदि उल्लेखनीय हैं। कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद ने क्रांति ही कर डाली। कथा साहित्य के क्षेत्र में जो है प्रेमचंद ने क्रांति ही कर डाली। सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन एवं गोदान आदि उपन्यासों की रचना की। उनकी 300 से अधिक कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में तथा गुप्त धन के 2 भागों में संग्रहित है। पूस की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा,
तथा ईदगाह आदि उनकी कहानी खूब लोकप्रिय हुई है दोस्तों। तो यह सारी बातें आप जानते ही हो प्रेमचंद्र जी के बारे में, ठीक है। आइए एक बार और इसका अध्ययन करते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं। तो गद्य के विकास में जो है इस युग का विशेष योगदान है, और पंडित रामचंद्र शुक्ल का जो समय है 1884 से 1941, इस कालखंड में इन्होंने निबंध, हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना के क्षेत्र में गंभीर लेखन किया। उन्होंने मानव विकारों पर हिंदी में पहली बार निबंध लेखन किया और साहित्य समीक्षा से संबंधित निबंधों की रचना की। उनके निबंधों में भाव और विचार अर्थात बुद्धि और हृदय दोनों का समन्वय है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया उनका इतिहास आज भी अपनी सार्थकता बनाए हुए है। जायसी, तुलसी और सूरदास पर लिखी गई उनकी आलोचनाओं ने भावी आलोचकों का मार्गदर्शन किया। इस काल के अन्य निबंधकारों में जनेन्द्र कुमार जैन, सियाराम शरण गुप्त, पद्मलाल, पन्नालाल बख्शी और जयशंकर प्रसाद आदि उल्लेखनीय हैं। कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद ने क्रांति ही कर डाली। उन्होंने सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान आदि उपन्यासों की रचना की। उनकी 300 से अधिक कहानी जो है मानसरोवर के 8 भागों में तथा गुप्त धन के 2 भागों में संग्रहित है। फूस की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा आदि जो है उनके द्वारा लिखी गई जो कहानी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद ने क्रांति ही कर डाली। सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन एवं गोदान आदि उपन्यासों की रचना की। उनकी 300 से अधिक कहानी मानसरोवर के 8 भागों में तथा गुप्त धन के 2 भागों में संग्रहित है। फूस की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा तथा ईदगाह आदि उनकी कहानियाँ खूब लोकप्रिय हुई। इस काल के अन्य कथाकारों में विशंभर शर्मा कौशिक, वृंदावन लाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पांडे वेचन शर्मा उग्र, उपेंद्र नाथ अशक, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का विशेष स्थान है। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का विशेष स्थान है। इनके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास और कल्पना तथा भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का समन्वय हुआ है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र माथुर आदि इस काल के उल्लेखनीय नाटककार हैं। तो नाटक के क्षेत्र में जयशंकर का विशेष योगदान रहा है शुक्ल युग में। इनके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जैसे ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास और कल्पना तथा भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का समन्वय हुआ है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र माथुर आदि इस काल के उल्लेखनीय नाटककार हैं। तो यह सारे बिंदु आपको याद रखने हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम शुक्लोत्तर युग की चर्चा करेंगे, जो कि शुक्ल युग के बाद जो काल था, कालखंड था, उसकी जो रचनाएं हैं या उसकी विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस काल में गद्य का चहुमुखी विकास हुआ। इस काल में गद्य का चहुमुखी विकास हुआ और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, जनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, यशपाल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र राम वृक्ष वैनीपुरी तथा डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि ने विचारात्मक निबंधों की रचना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, विवेक राय ने ललित निबंधों की रचना की है। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी तथा केपी सक्सेना के व्यंग आज के जीवन की विद्रूपताओं के उद्घाटन में सफल हुए हैं। जनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, इलाचंद्र जोशी, अमृतलाल नागर, रागे राघव और भगवती चरण वर्मा ने उल्लेखनीय उपन्यासों की रचना की। नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, अमृत राय,
तथा राही मासूम राजा ने लोकप्रिय आंचलिक उपन्यास लिखे हैं। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, भैरव प्रसाद गुप्त आदि ने आधुनिक भाव बोध वाले अनेक उपन्यासों और कहानियों की रचना की है। अमरकांत, निर्मल वर्मा तथा ज्ञान रंजन आदि भी नए कथा साहित्य के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। तो इस काल में जो है गद्य का जो है चहुमुखी विकास हुआ, यानी जो शुक्लोत्तर युग है इसमें ही ज़्यादातर गद्य का विकास हुआ और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, जनेन्द्र कुमार, अज्ञे, यशपाल, नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र और राम वृक्ष वैनीपुरी तथा डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि ने विचारात्मक निबंधों की रचना की। तो इसमें निबंधों का भी बहुत तेज़ी से विकास हुआ और जैसे मोहन राकेश हैं, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, भैरव प्रसाद गुप्त आदि ने आधुनिक भाव बोध वाले अनेक उपन्यासों और कहानियों की रचना इस युग में की है। अमरकांत, निर्मल वर्मा तथा ज्ञान रंजन आदि भी नए कथा साहित्य के महत्वपूर्ण स्तंभ इस युग के माने जाते हैं। तो यह सारी जानकारियाँ आपको याद रखनी है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और अगले बिंदु की चर्चा करते हैं। प्रसादोत्तर नाटकों के क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर का नाम उल्लेखनीय माना जाता है। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, राम वृक्ष वैनीपुरी तथा बनारसी दास चतुर्वेदी आदि ने संस्मरण, रेखा चित्र व जीवनी आदि की रचना की है। शुक्ल जी के बाद पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, नागेंद्र रामविलास शर्मा तथा नावर सिंह ने हिंदी समालोचना को समृद्ध किया। आज गद्य की अनेक नई विधाएं जैसे यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, रेडियो रूपक, आलेख आदि में विपुल साहित्य की रचना हो रही है और गद्य की विधाएं एक दूसरे से मिल रही हैं। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। तो एक बार और चर्चा कर लेते हैं इस बिंदु पर। तो प्रसादोत्तर नाटकों के क्षेत्र में श्री लक्ष्मी नारायण लाल, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर के नाम उल्लेखनीय हैं। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, राम वृक्ष वैनीपुरी तथा बनारसी दास चतुर्वेदी आदि ने संस्मरण, रेखा चित्र व जीवनी आदि की रचना की है। शुक्ल जी के बाद पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, नागेंद्र रामविलास शर्मा तथा नावर सिंह ने हिंदी समालोचना को समृद्ध किया। आज गद्य की अनेक नई विधाएं जैसे यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, रेडियो रूपक आदि उल्लेखनीय हैं। विपुल साहित्य की रचना हो रही है और गद्य की विधाएं एक दूसरे से मिल रही हैं। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। तो हम आज के लिए इतना ही और अपने इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं और आपको आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारी बातें समझ में आई होंगी दोस्तों। तो हमारे हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर व लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। सभी मित्रों को धन्यवाद। नमस्कार।